लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने आप कर लेंगे, ये सब कहने की जरूरत बची नहीं है। कमेंट करिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा पोल में। पोल आपके सामने आएगा, 20 क्वेश्चन हैं, शांति से उठाएंगे, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आप पोल में जवाब दीजिए। कोई कह रहा है आप आई नहीं, यार मैंने आपको कहा था मेरी कोशिश पूरी रहेगी, जो आप इलाहाबाद के लिए बात कर रहे हो, और ट्विटर पे भी मतलब ट्वीट भी किया, आपको कम्युनिटी टैब पे भी एक शेयर किया था। पिछले 3-4 दिन तो मेरी तबीयत भी खराब रही, तो जो ऐप में क्लासेस चलती हैं करियर विल पे, वो भी नहीं हो पाई थी उस दौरान। तो सपोर्ट पूरा है, क्योंकि चाहे सिस्टम अपने हिसाब से चले, लेकिन आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और रखना चाहिए। ठीक, तो हम लोग भी जहाँ सपोर्ट कर पा रहे हैं टीचर्स, वो करनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, बहुत बातें हो गई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स शुड बी यूज्ड व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट्स। छात्रों को किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं एज अ टीचर, क्लासरूम में साइंस की क्लास है मान लीजिए, या कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसको दिखाने के लिए कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट होगा, फटाफट से चूज करके बताएंगे। ये एकदम पेडागोजिकल या क्लासरूम मैनेजमेंट का सवाल है अगर मैं कहूं तो। ठीक, ये शाम को 9 बजे आपकी क्लास चलेगी। कल तो छुट्टी है, बर्थडे है जैसा मैंने आपको बताया, परसों भी चलेगी, मतलब मंडे टू कोशिश करेंगे फ्राइडेज को डेली कर पाए 9 बजे रात को, जो अपना टाइम जमानों से रहा है। ठीक, पिछले 8 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, हो जाएंगे अक्टूबर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सिटिंग इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द टीचर। छात्र शिक्षक के सामने अर्ध घेरे में बैठे हैं। सेमी सर्कल समझते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी पिक्चर। मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, टीचर यहाँ पे है और ये कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि कोई चीज, मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल है, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है, कुछ है जो सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जा सकता है जिस भी चीज का, वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो सेमी सर्कल बेटर है, या फिर ऑप्शन 2 है स्टूडेंट सिटिंग इन रोज in the classroom and the teacher places himself or herself in front of the students। यानी बच्चे जो हैं वो रोज में बैठे हैं, जैसे कि क्लासरूम में होता ही है माहौल, बेंचेस होती हैं और सामने टीचर है, पीछे तक बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, वो चॉक एंड टॉक जो हम कह देते हैं, चॉक फेंक फेंक के मारी जा रही है वहीं से। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है? तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब बच्चे डिमॉन्स्ट्रेशन में, यानी जब आप उनको कुछ दिखा रहे हैं, तो अगर वो अर्ध घेरे में, या हेमिस्फेयर कह दीजिए उसको, या सेमी सर्कल कहेंगे आम भाषा में, सेमी सर्कल में अगर वो बैठे हुए हैं तो बेहतर देख पाएंगे, आपस में एक दूसरे की शक्लें देख पाएंगे, टीचर एकदम डायरेक्ट उनको फेस करके देख पाएगा। तो बेटर है ओनली फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन। सेकंड यहाँ पे उतना बेहतर नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बोरिंग हो जाती है क्लासरूम, और कुछ जो पीछे वाले बच्चे हैं वो शायद ठीक से एक्सपेरिमेंट को देख भी ना पाए। ये हम एक इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये है हमारे सामने, ये ऑप्शन 3, केवल मैं नहीं केवल आए, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई होगी माई टाइपिस्ट जी से। ठीक है, चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा। ठीक, ये दोनों का ही उदाहरण है। वो जो ऑप्शन 1 था वो ये था जहां सेमी सर्कल में बैठे हुए बच्चे, और ऑप्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं, ये है सेमी सर्कल वाला उदाहरण, सेमी सर्कल वाला उदाहरण, और ये था ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 में आप देख रहे हैं बच्चे पीछे था, पीछे वाले बच्चे को अगर सच में दिखाया जाए, ये तो चलो बोर्ड पे लिख रहे हैं टीचर, यहाँ टेबल पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कुछ, कोई चीज कैसे होती है, तो पीछे वाले बच्चे को हो सकता है उतना क्लियर ना दिखे। तो हेमिस्फेयर या ये जो सेमी सर्कल वाला तरीका है, ये ज्यादा इंटरेक्टिव माना जाता है कि बच्चे एक दूसरे की भी शक्ल देख पा रहे हैं, टीचर को भी फेस कर पा रहे हैं, सारी चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही था, बेहतर था। दोनों हम यहाँ चूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हर जगह पूछा जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया है, उस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, फटाफट से बताएंगे, अब जल्दी बताओ। पोल दे दिया निशा? बहुत ही खुशी की बात है, निशा से खुश इस धरती पे एक आध ही कोई प्राणी होगा। चलिएगा, खैर चश्मा लगा के बैठी हैं, काला चश्मा, रात को यहाँ इतनी लाइट में। चलिएगा, खैर समझते हैं, सबके अपने अपने शौक हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है, व्हाट आर दी चैलेंजेस, व्हाट आर दी चैलेंजेस, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने की क्या चुनौतियां हैं? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी।
आज तक की एज बताई जाएगी, कल से नहीं, है ना। बर्थडे पे चेंज हो जाती है ना। देखो एक बार, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी समावेशी शिक्षा को लागू करने की चुनौतियां क्या हैं देश में। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, हर तरह का बच्चा, चाहे वो चल सकता है, नहीं चल सकता है, देख सकता है, नहीं देख सकता है, गिफ्टेड है, धीमे सीखता है, बहुत तेज सीख लेता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी और चीज में अच्छा है, हर तरह का बच्चा, हर एक बच्चे को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चे में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सबकी डिफरेंट नीड्स हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करें? पहला ऑप्शन है, या पहला जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज नो पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया। कह रहे हैं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। भाई हम RPWD एक्ट 2016 पढ़ते हैं, यानी राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी 2016, और इससे पहले कौन सा एक्ट था जो रिवाइज होकर के ये आया? PWD एक्ट, पर्संस विद डिसेबिलिटी 1995 का एक्ट, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज थी, यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज हैं, 14 नई डिसेबिलिटीज ऐड हुई हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी तो है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। द रोड टू अचीव इंक्लूसिव एजुकेशन इज लॉन्ग एंड वेरिड वन, यानी समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की जो राह है वो लंबी है और विविध है, क्योंकि माइंडसेट में चेंज आने की बहुत जरूरत है। चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो आसपास के बच्चे ही क्यों ना हो, क्लासरूम में भी बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते हैं। अरे तुम चल नहीं पाते हो, तो कोई किसी को अजीब अजीब तरह के शब्द हैं, है ना, अंधे से लेके लंगड़ा, ये सब इस तरह के शब्द यूज होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। टीचर्स का भी माइंडसेट में कई बार टीचर्स कम समझते हैं ऐसे बच्चों को, जो कि एकदम गलत है ना। क्यों? क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात हो रही है, हम कह रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं ये बच्चे, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अपनी क्षमताएं हैं, तो उस चीज को हमें एक वेरिएशन की तरह, एक विविधता की तरह देखना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरह देखना है, और बच्चे की नीड को समझते हुए, वो स्पेशली एबल्ड है, वो डिफरेंटली कुछ अच्छा कर सकता है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसको समझना है। तो द रोड टू अचीव, ये बात बिल्कुल सही है, लंबी जर्नी है और वेरिएड वन है ना। जब तक दर्द खुद को ना हो तब तक महसूस नहीं होता, तो एम्पैथी की बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर हो या इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक से लागू हो पाए, तो पॉलिसी बना के सिर्फ नहीं चलेगा जब तक लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ओनली 2 शुड बी द राइट ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही है। अभी हम पैरा ओलंपिक्स चल रहे थे और हमने देखा कि इंडिया ने कितने मेडल्स लिए हैं, और हमने बात भी की थी अवनी लेखारा की, आपने वो छोटा सा मैंने एक शॉर्ट भी डिस्कस किया था, मतलब शेयर किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शीतल देवी हैं, और ये फर्स्ट फीमेल पैरा ओलंपियन हैं जिन्होंने आर्चरी में विदाउट अपर लिम्ब, यानी ऊपर के जो दोनों हाथ हैं, आर्म्स हैं, वो हैं ही नहीं, और तीरंदाजी में पदक जीता। वहीं अवनी लेखारा की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब्स वर्क नहीं करते। तो जब ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि, तो फिर अगेन मतलब ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को और ज्यादा वो राह देने वाली बात है। माइंडसेट में चेंज होता है जब इस स्तर पे लोग डिफरेंटली एबल्ड, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी डिफरेंट तरीके से एबल्ड हैं, आपके हिसाब से नहीं, आपके डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चलेगा ना सब कुछ, तो ये एक बात है। चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, व्हाट इज द थियोरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 6 वर्ष कहते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड को। ठीक, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या कहता है, यानी बच्चे का माइंड डेवलप कैसे होता है, इस बारे में आपको बताना है, फटाफट से देखना है, जल्दी से आप बताएंगे। देखना एक बार, अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट रिफ्लेक्ट्स ब्रेन मैचुरेशन एंड इंप्रूवमेंट इन कॉग्निशन, यानी जो मस्तिष्क का विकास है, मन का विकास है, बच्चे के माइंड का विकास है, वह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। यानी अगर 2 से 6 वर्ष के बच्चे के अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, यानी उसका संज्ञानात्मक का मतलब ये है, कॉग्निशन का मतलब ये, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे काम दिमाग से होते हैं, और ये जुड़ा हुआ है आपका मेंटल डेवलपमेंट, कह देते हैं हम इसको कॉग्निटिव को। तो ये बात सही है कि ब्रेन के जो मैचुरेशन है, यानी आपके दिमाग की जो परिपक्वता है, इंप्रूवमेंट्स है कॉग्निशन में, यानी सोचने समझने सीखने में, वो माइंड डेवलपमेंट से दर्शाए जाएंगे। उसको आप मेंटल डेवलपमेंट कह दीजिए, कॉग्निटिव कह लीजिए, सही है, ट्रू है ये बात। सेकेंड ऑप्शन है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस प्ले अ लार्ज पार्ट इन डेवलपमेंट, यानी वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है, जो आपको आपकी हेरिडिटी से मिला, जो IQ है, वो हम कहते हैं कि ज्यादातर हाईली आपके इंटेलिजेंस जो है आपका, वो हाईली रिलेटेड टू योर जेनेटिक्स है। ठीक, और एनवायरमेंट का भी उसमें फिर बड़ा रोल है, एनवायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, तो दोनों ही चीजें यहाँ महत्वपूर्ण हो गई, यानी बोथ फर्स्ट और सेकंड। कितने % लोग दे रहे हैं जवाब, यहाँ मैं देख नहीं पा रही हूँ, लॉग इन नहीं है इसमें,
वो करेंगे। 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, ताली बजा लीजिए अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के जवाब देंगे, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है जवाब देने में, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट व्हाट इज अ सिंबॉलिक फंक्शन, यानी पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक कार्य क्या है? बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे याद कीजिए, बताया हुआ है आपको शॉर्ट तरीका SPCF, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 और अबव जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं हिंदी में। बात सही है या नहीं है? चलिए देखिए, तो पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक विचार कार्य क्या है, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, प्री ऑपरेशनल थॉट की बात हो रही है, यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। व्हाट इज अ सिंबॉलिक फंक्शन, सिंबॉलिक फंक्शन क्या होगा? एबिलिटी टू यूज, आपको ये तो पता ही है ना, सिंबॉलिक थॉट जो है यानी सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखने लगेगा 2 से 7 वर्ष में, ये विशेषता है सिंबॉलिक थॉट की, ठीक। तो सिंबॉलिक थॉट की, यदि अगर मैं पेन बोलूं तो उसके दिमाग में पेन छप जाए, है ना, मैं इश्क कहूं तुझे हो जाए, वो वाला जो अभी गाना चल रहा है, ठीक, तो उस पर खैर कभी बात और करेंगे, बट इट इज लाइक दैट ओनली, यानी आप कुछ भी बोल रहे हैं तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन दिमाग में बन रही है। मतलब आपने कहा हॉर्स तो हॉर्स दिमाग में बन रहा है, आपने कहा झाड़ू तो दिमाग में झाड़ू बन रही है, आपने बेलन सोचा मम्मी का उड़ता हुआ आता हुआ, वो भी दिमाग में बन रहा है, ठीक। तो ये क्या है? सिंबॉलिक थॉट है, बेसिकली सिंबल्स से आप समझने लगते हैं। ए फॉर एप्पल बहुत बार मैं एग्जांपल देती ही हूं, ठीक। तो एप्पल आपके दिमाग में बनता है, ये क्या है? सिंबॉलिक थॉट है। इतनी बात क्लियर है? तो देखते हैं, एबिलिटी टू यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, यानी प्रतीकों या मानसिक प्रतिरूपणों का प्रयोग करने की क्षमता इस एज में आ जाती है। आप ए फॉर एप्पल, है ना, इश्क लिखूं तुझे हो जाए, तो ये सब बातें मतलब इस लेवल का नहीं, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सिंबल हेल्प्स चिल्ड्रन, ये फालतू बातें करनी होती हैं तभी आप लोगों का मन लगता है थोड़ा सा, है ना, अपने मतलब की बात होती है तो ब्रेकअप, पैचअप, रिलेशनशिप, इनको सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं, एकदम जग जाते हैं लोग, है ना, जिन जो सो जाते हैं ना बीच बीच में क्लास में, सब जग जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे कहीं पे, आपको बर्फ की बात करें तो बर्फ में ले जाया जाएगा, आपके दिमाग में वो चित्र आ जाएगा, तो आप सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगते हैं। दोनों बातें सही हैं, बोथ 1 and 2 इंक्लूडेड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलें आगे बढ़ें, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं भाई? व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा? छोटा सा सवाल है, फटाफट से जवाब दीजिए, छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिए। बिल्कुल बोला पवन, मैंने कम्युनिटी पे, ट्विटर पे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती धरने के बारे में, और मैंने आपको कहा भी था जब हम 6-7 दिन पहले मिले थे कि मैं कोशिश पूरी करूंगी आने की। मैं नहीं आ पाई, 3-4 दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने ऐप पे भी क्लास नहीं ली, करियर ऐप पे भी, तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना एक बार, सिंबॉलिक थॉट बेसिकली आप सिंबल्स के माध्यम से सोच पा रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, सिंबल्स सिंबॉलिक है। जब आप डॉक्टर खेल रहे हैं और वो जो डॉक्टर की तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, प्रिटेंड प्ले में आता है हालांकि वो, बट वो सिंबॉलिक है। आप जब बच्चा झाड़ू लेकर के और हैरी पॉटर की तरह उसको उड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको घोड़ा समझ करके, सिंबॉलिक है, ठीक। तस्वीर को देख करके हम जो है प्रणाम करते हैं, एक तरह से सिंबॉलिक है। तस्वीर में डायरेक्ट थोड़ी ना भगवान जी साथ थोड़ी चल रहे हैं तस्वीर के अंदर, समझ रहे हो ना। तो व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा? जन्म आघात क्या है? इंजरी सस्टेन्ड विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट को बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। इंजरी सस्टेन्ड विद इन 2 डेज ऑफ बर्थ, यानी 2 दिन के जन्म के 2 दिन के अंदर अगर चोट लग जाए तो उसको बर्थ ट्रॉमा कहोगे। या फिर इंजरी सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ ट्रॉमा जो है जन्म के समय होने वाली इंजरी, यानी जन्म के समय लगी चोट या आघात को बर्थ ट्रॉमा कहा जाएगा, ठीक है ना। इंजरी सस्टेन्ड विद इन 5 डेज ऑफ बर्थ नहीं, तो जन्म के समय, कई बार किसी बच्चे को जो जिसका अभी जन्म हो रहा है, मान लीजिए बच्चे का, नवजात शिशु का, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ब्रेन को, तो उस चक्कर में बहुत सारे ऐसे क्या कहेंगे डिसेबिलिटी हैं जो हो जाती हैं।
और अगर हम बात करें इस तरह की बहुत सारी चीजें, किसी केमिकल के प्रभाव में आ गया बच्चा, है ना, या फिर कोई फिजिकल इंजरी हो गई, या फिर और अगर बहुत ज्यादा पैनिक या उस स्थिति में पैदा हुआ है तो कई बार क्या होता है कि नर्वस सिस्टम बच्चे का अफेक्ट हो गया, तो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो बहुत सारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ADHD या फिर आपका जो है ऑटिज्म, ये सब की संभावना बढ़ जाती है। तो बर्थ ट्रॉमा का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा ठीक से पैदा हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, जन्म के समय उसको कोई ट्रॉमा ना हो। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहानी है। क्वेश्चन, हाँ रोज लेंगे भाई क्लास, कोशिश तो भी यही है, बस कल की छुट्टी करके, है ना। व्हाट इज जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी लिंग स्थिरता क्या है। जेंडर कॉन्स्टेंसी थियरी है, कोहलबर्ग ने दी है। जनरली हम इस पर बहुत अलग से चर्चा नहीं करते हैं, बट क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता भी लिमिटेड ही है, तो जितने की जरूरत है उतना हम डिस्कस करेंगे। और इसको जो पेडागोजी टर्म्स या साइकोलॉजी शॉर्ट्स की जो सीरीज है उसमें मैं एक दिन छोटा सा टॉपिक है शेयर भी डिस्कस भी कर दूंगी यूट्यूब पे ही। व्हाट इज जेंडर कॉन्स्टेंसी, लिंग स्थिरता क्या है। चाइल्ड्स अवेयरनेस अबाउट हिज और हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, सॉरी, यानी बच्चे की अपने लिंग के बारे में यह जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है। यानी आपका जो सेक्स है, सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल संरचना है, जैविक संरचना है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जैविकता जो है, जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट को हम सेक्स कह रहे हैं। जेंडर क्या है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बना दिया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये कपड़े पहनेंगे, ये जेंडर है जो कि सोशल एस्पेक्ट है। अब जब जेंडर कांस्टेंट है ये समझ जाता है बच्चा, यानी जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर नहीं बदल सकता हूं, यानी सेक्स सेम रहेगा। ये जब समझ उसमें आ जाएगी, 6-7 साल तक जो है कंप्लीट आ जाती है। इस बार सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जेंडर कांस्टेंट कब होता है। शुरुआत अवेयरनेस आ जाती है 3 साल के आसपास, लेकिन कांस्टेंट हो जाता है 7 साल तक आते आते। तो चाइल्ड्स अवेयरनेस अबाउट हिज और हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, कि भैया सेक्स नहीं बदलेगा, अगर मेल या फीमेल है तो वही रहोगे, या अदर जेंडर है तो वही रहोगे। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी, इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या हो तो बता दो इस बात में। कितने लोग कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, फटाफट बताओ। 1 मिनट रुको, मैं फोन में देख लेती हूँ, ऐसे नहीं पता लग रहा, इतना सब कुछ नहीं बताना है, जो मेजोरिटी दिया करें वो बता दो ना। देवी, कम से कम 5 ऑप्शंस बोल दिए हैं एक साथ, हैं, बस ऐसा लग रहा है रिपोर्टिंग कर रही है न्यूज में, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं। 1 सेकेंड यार, मैं ही देख रही हूँ, रुको फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, साइड में हटे हैं, हम इंग्लिश वाला ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है यार, मैं एक जगह साइड में रुक के ही पढ़ाऊंगी, फिर ज़्यादा मूव नहीं करूंगी। और ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा, पोल ही नहीं है भाई यहाँ, वहाँ तो है पोल, यहाँ नहीं है। चलो कोई नहीं, जैसे भी अब तो ऐसे ही काम चलाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही दे रहे हैं ना ज़्यादातर लोग, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ 1 and 2। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट तो ये लोग बचपन से ही हैं। चलो आ जाते हैं, बोथ 1 and 2 है ना। इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहेंगे कि एक तो सेक्स कैटेगरी कांस्टेंट है, यानी यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं सेम रहेगा, कपड़े बदल लेने से सेक्स नहीं चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा रामलीला होती है देश में बहुत जगहों पे, अभी दशहरा आने वाला है अक्टूबर में, तो मुझे तो बहुत फेवरेट मौसम है एकदम, दिल्ली का मौसम बदलता है, हाँ एकदम मौज। तो उस टाइम पे रामलीला होती है बहुत जगह पे। अब रामलीला में कोई रावण का किरदार कर रहा है, हो सकता है वो फीमेल हो, या फिर ऐसा तो बहुत होता है कि कोई मेल है जो सीता जी का भी किरदार कर रहे हैं, यानी मेल फीमेल का जो है रोल प्ले कर रहे हैं, और महिला पुरुष का, पुरुष महिला का, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, और थिएटर में भी ऐसा होता है बहुत बार, तो प्लेज में। तो वो क्या है, बच्चे को ये समझ आने लगेगा कि ठीक है आप कपड़े बदल सकते हैं, आप एक्ट कर सकते हैं वैसा, बट आपका जेंडर सच में चेंज नहीं हो गया या सेक्स चेंज नहीं हो गया। बोथ 1 and 2 यहाँ पे सही है। ये एक सिंपल बेसिक सी बात है, इतनी समझ आप सबको हो गई है। अब फिर भी मैं एक बार और लिख देती हूँ, जेंडर क्या है, हिंदी में दोनों को लिंग ही कहते हैं, बट आप इंग्लिश की तरफ झांक करके देख लीजिएगा, या कई बार जेंडर ही लिख के दे देगा। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना है, समाज ने बनाया है। ठीक, सेक्स की बात करें तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हम बायोलॉजिकली जैविक रूप से हमारे अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, है ना, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, या हमारी बायोलॉजी में जितने भी अंतर हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट,
समानताएं और अंतर दोनों ही, ठीक। तो जैविक संरचना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आसान सा सवाल है। वैसे भी आज फर्स्ट डे है, मिक्स्ड क्वेश्चंस ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पहले ही दिन कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाए, बस मैं मुश्किल कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ला करके आपके सामने रख दूं जिससे आप परेशान हो जाएं। बल्कि शुरुआत में इस तरह के भी क्वेश्चन होने चाहिए जो आते ही हैं, जो जरूरी ही हैं, जिनको समझना बार बार जरूरी ही है। डैश इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, यानी डैश शिशु और देखभाल करता है अभिभावक के बीच पारस्परिक स्थायी बंधन है। क्या? अटैचमेंट एक स्थायी बंधन है, अग्रीमेंट, रिप्लेसमेंट, पनिशमेंट। क्या? अब रिप्लेसमेंट तो स्थायी बंधन नहीं हो सकता अगर रिप्लेस ही कर दिया तो, है ना। पनिशमेंट भी कोई स्थायी बंधन नहीं होगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे? अटैचमेंट के अग्रीमेंट। कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं आप अपने बच्चे के साथ जब जन्म होता है? मम्मी पापा जब बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, दादी या कोई और अभिभावक, तो वो अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं? नहीं। ये जो रेसिप्रोकल अटैचमेंट इज दी रेसिप्रोकल का मतलब है यानी दोनों तरफ से है। बच्चे को माँ बाप के साथ अच्छा लगता है, माँ बाप को बच्चे के साथ अच्छा लगता है, तो परस्पर है बेसिकली। तो रेसिप्रोकल रिलेशन है क्या? अटैचमेंट। दिमाग थोड़ा लैग कर रहा है। अटैचमेंट इज दी रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। तो जो लगाव है वो स्थायी, शिशु और देखभालकर्ता के अभिभावक के बीच स्थायी संबंध है, एक पारस्परिक स्थायी बंधन है जो दोनों तरफ से हो रहा है। आपको माँ बाप से प्रेम रहेगा ही, चाहे आप कितना भी कलेश, वो आजकल चलता है ना इंस्टाग्राम पे बहुत वो रील चलती है कि घर बाहर से घर आने का बहुत मन करता है और घर में आते ही कभी चाय की आवाजें आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, शोर मच रहा है ना। तो वो कुछ कितना भी कुछ भी है, लेकिन इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में क्या है? एक अटैचमेंट का बॉन्ड है जो रेसिप्रोकल है, ठीक। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और इसी से एक वो सेपरेशन एंजाइटी भी आती है फिर, क्योंकि आपका अटैचमेंट का बॉन्ड बनेगा। तो वो जो एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे की दादी उसके मदर से जब बच्चे को लेना चाहती है गोद से, उसकी मदर की माँ की गोद से जब बच्चे की दादी बच्चे को लेना चाहती है तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी है ना। वो सेपरेट नहीं मानता, माँ और खुद को एक ही मानता है। चलिएगा खैर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इमोशनल एंजाइटी नहीं, उसको सेपरेशन एंजाइटी कहेंगे। इमोशंस ऑफ कोर्स उसमें है ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? दोस्ती करना किस में आएगा, कौन से प्रकार के डेवलपमेंट में आएगा? 4 प्रकार है मुख्य रूप से, 3 ही है देखा जाए तो, PCSE, ठीक। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास में आएगा, संज्ञान यानी दिमाग के विकास में, इमोशंस के, या सोशल। तो ये सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है दोस्ती करना। सोशियो इमोशनल एक साथ ही काउंट करते हैं हम दोनों को। तो सामाजिक सामवेगिक विकास का हिस्सा है दोस्ती करना, कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है ना। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है या फर्स्ट स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, यानी बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। आज भी अगर आप अपने स्कूल के बारे में सोचते होंगे तो आप अपनी दोस्तियों के बारे में सोचते होंगे, अपने मजे आपने क्या किए, पेपर में क्या टेंशन होती थी, बहन दिखा दे, भाई दिखा दे, ये कर ले वो कर ले, है ना, 70 चीजें। तो ये आपको लंच खाते थे एक दूसरे से बांट बांट के, है ना, 0 पीरियड में छिपके लंच खा रहे हैं कुछ लोग, तो ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, ठीक है ना। बेहतर है यार तबियत अभी अंजलि। तो चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। तो दोस्ती का लाभ है एक तरह से, क्योंकि आप जहां हैं वहां आप एंजॉय कर पा रहे हैं, वहां आप हो पा रहे हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन है आपका या सेकंड स्टेटमेंट है, फ्रेंडशिप इज अ सोर्स ऑफ हेल्प एंड सेल्फ वैलिडेशन, यानी मित्रता सहायता और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ हेल्प। दोस्त को जरूरत पड़ती है, आप चले जाते हैं आधी रात में, आपको होमवर्क पूरा करना है, दोस्त से कॉपी मांग लेंगे, कल क्या हुआ था स्कूल में पूछ लेंगे, है ना। कोई एक एक्टिविटी हो रही, चाहे स्पोर्ट्स की हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, रंगोली बनाना हो, कुछ और करना हो, राष्ट्रगान गाना हो, सब मिलकर के आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक। तो सोर्स ऑफ हेल्प भी है कि नीड पड़ रही है तो एक दूसरे से पूछ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, कहीं डाउट आ रहा है तो। सेल्फ वैलिडेशन का भी एक तरीका है कि दोस्त ने कह दिया यार तू तो बहुत बढ़िया इंसान है, तो अच्छा लगता है, आपको अपने बारे में भी अच्छा लगता है जब आप जैसे हैं वैसा वैलिडेट किया जाए आपको, ठीक है ना, नॉस्टैल्जिया आ गया ना। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए दोस्तियां जो है ये लाभ है एक तरह से स्कूल में दोस्ती का, ठीक। और दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक व्यक्ति हैं, अभी तो चीजें थोड़ी सी मुझे चेंज दिखती हैं, बट कुछ साल पहले वो कह रहे थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और चीजें की कि, और ये बात उनको लग रहा था कि वो बहुत प्राउडली कह रहे हैं, बट मुझे थोड़ी सी दयनीय स्थिति ज्यादा लगी कि हिमांशी पूरी दिल्ली में मेरा एक दोस्त नहीं है, कि मैंने इतना काम किया कि कोई दोस्त ही नहीं बचा।
तो ये बात समझ आती है। कुछ सालों तक मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं घुल मिल पाई या मिल ही नहीं पाई, बहुत कम मौके मिले, ठीक। लेकिन दोस्त ना होना अपने आप में कोई बहुत खुशी की बात मतलब मुझे नहीं लगती, ठीक। कम हो सकते हैं, एक आध भी हो सकता है किसी का, लेकिन एक भी दोस्त नहीं है तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात लगती है। बट तो ये दोस्ती के बेनिफिट्स हमने सुन लिए, नुकसान भी हैं, बट ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक दोस्त बना लीजिए, फिर नुकसान कम लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? In the context of physical development in adolescence, which one of the following statements describes maturation? किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? यानी मैचुरेशन के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है, परिपक्वता के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बताता है? पहला स्टेटमेंट है आपका, या पहला जो स्टेटमेंट ही कहेंगे इसको, तो द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स। यानी एडोलेसेंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी 12 से 18 वर्ष, टीन एज जिसको हम कह रहे हैं, जहां बहुत तेजी से सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक। द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 साल लगते हैं। यानी एडोलेसेंस में जब मैचुरेशन आ रही है तो 4 साल में ही आएगी। दोनों ही जेंडर के लिए सेम हो गया? नहीं। फिजिकल चेंजेस in both boys and girls during puberty include the adolescent growth spurt। यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरों में वृद्धि स्फुरण होता है। ग्रोथ स्पर्ट, ये हमने केवीएस के टाइम पे भी पढ़ा है। ग्रोथ स्पर्ट है अचानक से, जैसे एक बीज अंकुरित होता है ना, बहुत तेजी से वृद्धि होती है, हाइट, वेट, शेप, साइज बहुत तेजी से बढ़ता है 12 से 18 की उम्र में। जनरली कहा जाता है कि आफ्टर 10 लड़कियों के लिए और 12 से 17 के बीच में लड़कों के लिए, है ना। ये अलग अलग राइटर्स अलग अलग कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों जेंडर के लिए सेम टाइम है कि 5 साल ही लगेंगे या 4 साल ही लगेंगे। तो ये बात यहाँ पे सही है कि प्यूबर्टी जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर के आती है। ग्रोथ स्पर्ट होता है, यानी अचानक से आपको दिखेगा 2 साल पहले आपका जो एडोलेसेंट है, यानी कोई बच्चा है जो 10-12 साल का था, 10 साल में आपने देखा, आप 12-15 साल में उसको देखेंगे, अचानक से बहुत बड़ा नजर आता है आपको। मतलब मैं तो अपने भाई के केस में हम देखते हैं, पिछले 4 साल पहले अगर हम उसे देखते थे और अभी हम देखते हैं तो वो एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान हमें नजर आता है, और जबकि वो 4 साल पहले एकदम छुटकू सा लगता था, ठीक। तो वो ग्रोथ स्पर्ट हिट करता है बच्चा या किशोर या किशोरी 12 से 18 की उम्र में, और वो तेजी से उसकी हाइट, वेट, शेप, साइज, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लगभग हर प्रकार के, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, हार्मोनल चेंजेस हो, 70 तरह के। और ये सब हम लोगों ने फील किया ही, आप लोग सभी जो हैं बुजुर्ग हो चुके हैं अब तो। चलिए खैर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट नहीं है कि दोनों लड़के और लड़कियों के लिए 4 साल का ही फिक्स टाइम है ना। लड़कियों में पहले शुरू हो जाता है, लड़कों में थोड़ा सा बाद में, बट देर तक चलता है ऑफकोर्स। फिर अगर बाद में हिट हुआ है तो देर तक चलेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 20 क्वेश्चन करेंगे, 10 और करेंगे। चलिए देखिएगा एक बार, अगर हम देखें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेशन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इमिटेशन का कौन सा पेयर, यानी अनुकरण का कौन सा युग्म सुमेलित होता है ठीक से? फर्स्ट स्टेटमेंट है इनविजिबल इमिटेशन, यानी अदृश्य अनुकरण, जो दिख नहीं रहा वो अनुकरण। इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी सच एज द माउथ, यानी अदृश्य इमिटेशन या इनविजिबल इमिटेशन उसको कहेंगे जिससे आप इमिटेट कर रहे हैं बट वो पार्ट आप देख नहीं पा रहे। जैसे अगर आप नकल कर रहे हैं किसी की, है ना, निशा ने कुछ बोला, मैंने नकल की, तो मैं लिप्स नहीं देख पाऊंगी अपने, तो माउथ यानी जहां आप इमिटेट कर रहे हैं लेकिन वो आप खुद को देख नहीं सकते उस सिचुएशन में, तो ये इनविजिबल इमिटेशन है, ठीक। यानी इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज करना दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी सच एज द माउथ। माउथ है, आईज है, आप अपनी आंखें थोड़ी देख लोगे, ठीक है ना, तो ये इनविजिबल इमिटेशन कहलाएगा। विजिबल इमिटेशन क्या है? इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट द चाइल्ड कैन सी सच एज द फीट एंड हैंड्स। जो नकल, इमिटेशन का मतलब है नकल या फिर हम कहें अनुकरण, आप अपने हाथों से, अपने पैरों से कर रहे हैं, वो तो आप देख पाएंगे, ठीक, तो वो विजिबल हो गया। सिंपल, दोनों ही बातें सही है, इसमें कोई भी कुछ ऐसा है नहीं। एक होता है हम डेफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं। डेफर्ड इमिटेशन बेसिकली आप इमिटेट कर रहे हैं कुछ देर रुक के, और वो दोनों प्रकार का हो सकता है, इनविजिबल भी और विजिबल भी, है ना। डेफर्ड इमिटेशन क्या, बच्चे ने देखा जन्म से 2 वर्ष के बीच में वो होता है कि मम्मी एक दिन लिपस्टिक लगा रही थी, अब किसी और दिन बच्चा लिपस्टिक लगा करके आपको पूरे फेस पे नजर आया, है ना, आंखों पे लिपस्टिक, होठों पे काजल, ऐसा कुछ उसने बना दिया, ठीक, क्योंकि एक दिन मम्मी को देखा था ये करते हुए या पापा को देखा था शेविंग करते हुए, तो वो डेफर्ड इमिटेशन है, किसी और दिन उसने किया, तो वो इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है।